लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर ऑल इनपुट्स कैन बी वेरीड, सारी इनपुट्स वेरी कर सकते हैं आप, प्लांट साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। पहले अगर 10 मरले पे है तो आप 20 मरले पे लगा लें, प्लांट 30 पे लगा लें, तो ऑल कॉस्ट्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ एक ही एवरेज टोटल कास्ट होती है, और उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट, जो कि मजमुआ है बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट रन्स का एवरेज टोटल कास्ट। जो मसलन एक महीने की आप एवरेज टोटल कास्ट, अगले महीने की एवरेज टोटल कास्ट, अगले महीने, तो एक एक महीना ये शॉर्ट रन आप कह लें, तो सारे जब मिल जाएंगे तो वो बन जाता है लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट। ये देखें, ये पहले ड्यूरेशन का एवरेज टोटल कास्ट, अगले का, फिर मुख्तलिफ सारों के आप जो मिनिमम पॉइंट्स हैं उनको मिलाएं तो शक्ल उनकी भी उसी तरह की बनेगी, लेकिन ये बन जाएगा लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व। तो लॉन्ग रन में आप देख रहे हैं कि आपके जो छोटे छोटे थोड़े थोड़े शॉर्ट रन एवरेज टोटल कास्ट हैं वो मिलके आपका लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट बना देते हैं। अब हम देखेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं कि इनपुट बढ़ाने से आउटपुट पे क्या असर पड़ता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक में हमने देखा था इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर हमने डिक्रीजिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये है कि जैसे जैसे आप अपने प्लांट साइज को बढ़ाते हैं आपकी पर यूनिट कास्ट जो है वो कम होती जाती है। आप इसमें देखें पीछे ग्राफ में, आप देखें जैसे जैसे प्लांट साइज या आउटपुट लेवल बढ़ रहा है आपकी पर यूनिट कास्ट यानी शॉर्ट रन एवरेज टोटल कास्ट जो है वो नीचे जाती जा रही है, नीचे जा रही है। और आपका जो कंबाइंड एवरेज टोटल कास्ट कर्व बना है फॉर द लॉन्ग रन वो भी यहां तक कम होता जा रहा है। तो ये किस वजह से है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक सिचुएशन है वेयर इंक्रीजिंग द प्लांट साइज रिड्यूसेस द पर यूनिट कास्ट। आप जैसे जैसे प्लांट साइज बढ़ाते जाते हैं आपकी जो पर यूनिट कास्ट है वो कम से कम होती जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये है कि जब आप प्लांट साइज को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप बढ़ाते हैं तो आपकी पर यूनिट कास्ट आम तौर पे कम हो रही हो या हो रही होती है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके फैक्टर्स ये चार हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों अचीव हो जाती है कि आप जब साइज बढ़ाते हैं प्रोडक्शन का तो आपकी पर यूनिट कास्ट कम होती जाती है। मसलन मैं अगर आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और मैंने 10,000 या 20,000 लेना है, या किसी टीचर ने ट्यूशन का वो लेक्चर देता है एक, तो उसमें चाहे एक स्टूडेंट आए या 100 स्टूडेंट आए, तो एक को अगर पढ़ाएगा तो सारे के सारे पैसे एक को देने पड़ेंगे, उसके लिए पर यूनिट कास्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर क्लास साइज बढ़ता जाए, 2 हो जाए तो 5,000 हो जाएंगे, 4 हो जाए तो 25,000 हो जाएंगे, अगर 10 हो जाए तो हजार हो जाएगा, अगर 20 हो जाए तो 5,500। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है पर यूनिट कास्ट, स्टूडेंट्स को पढ़ने वाली कास्ट वो कम होती जा रही है। तो इसी को हम, आप इसी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप देखें एक बंदा है वो 1 एकड़ पे फार्मिंग कर रहा है, 1 एकड़ पे फार्मिंग के लिए उसका कितना टाइम लगता होगा, जब वो 1 एकड़ पे कर रहा है तो और उसने एक ट्रैक्टर भी रखा हुआ है, तो क्या 2 एकड़ पे फार्मिंग करने के लिए उसको 2 बंदे और 2 ट्रैक्टर चाहिए होंगे, तो क्या वही एक बंदा। अब देखें एक बंदा और एक ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर की एवरेज फिक्स कास्ट देखें, यानी 1 एकड़ से जो आउटपुट मिलनी है उसको हमने ट्रैक्टर की कास्ट पे डिवाइड करना है। तो अगर हम उसी एक ट्रैक्टर से 3 एकड़ पे भी हम फार्मिंग कर सकते हैं ना, तो उससे मिलने वाली आउटपुट को हम यूज करेंगे जो उसकी कास्ट है ट्रैक्टर की, तो पर यूनिट कास्ट को क्या होगा, वो कम नहीं हो जाएगी। तो वही एक ट्रैक्टर 1 एकड़ के लिए वो 10 एकड़ के लिए भी यूटिलाइज हो सकता है। तो ट्रैक्टर की कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट वो क्या हो जाएगी, बहुत कम नहीं होगी। जैसे जैसे हमने प्लांट साइज, हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, हमारी पर यूनिट कास्ट जो है वो कम हो गई है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे रियलाइज होती हैं, अचीव होती हैं, 4 फैक्टर्स हैं, लेबर स्पेशलाइजेशन, मैनेजरियल स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंट कैपिटल, अदर फैक्टर्स। लेबर स्पेशलाइजेशन में क्या है,
जब आप प्लांट साइज बढ़ा रहे हैं, मसलन यही आप टेक्सटाइल का देख लें, तो उसमें आप क्या करते हैं, छोटे प्लांट पे तो एक ही बंदा है, उसने 3-4 काम करने होते हैं, उसने वीविंग भी करनी है, उसने प्रिंटिंग भी करनी है, उसने पैकिंग भी करनी है, उसी ने मार्केटिंग करनी है। तो जब आप एक बड़ा साइज कर लेंगे अपने फार्म का, तो क्या होगा, आप डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे, आप वीविंग के लिए और बंदे, मार्केटिंग के लिए और बंदे, ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप और बंदे रखेंगे। तो इससे क्या होगा, आउटपुट पर वर्कर वो ज्यादा हो जाएगी। तो एक है डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते हैं अपनी फर्म का, तो आप स्पेसिफिक बंदा स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप लगा देते हैं। और इससे क्या होता है, जब एक बंदा एक ही टास्क कर रहा होगा, तो इससे क्या होगा, उसकी प्रोफिशिएंसी, उसकी स्किल्स डेवलप होंगी, वो एक काम के अंदर माहिर हो जाएगा। अब दूसरी तरफ जो छोटा प्लांट है, उसमें उसने प्लांट पे काम भी करना है, फिर उसने पैकिंग भी करनी है, उसने उठा के जाके मार्केट के अंदर मार्केटिंग भी करनी है, उसने पब्लिक रिलेशनिंग भी करनी है। तो ये ज्यादा बेहतर है, या एक टास्क एक बंदे को दे दिया जाए, डिवीजन ऑफ लेबर। अरे तो इससे आपकी पर यूनिट कास्ट वो इस वजह से यही बढ़ती सर। है, जब लोगों की स्किल्स ज्यादा, आप एक ही टास्क जिसने करना है मार्केटिंग का, उसको मार्केटिंग के सारे यही एस्पेक्ट्स का सर। पता होगा, और आप एक बंदे को दे रहे होंगे खर्चा, और वो अच्छे तरीके से करेगा। जिसने प्रिंटिंग करनी है, वो प्रिंटिंग को, उसके अंदर जितनी स्किल्स हो सकती हैं, जितनी एक्सपर्टीज हो सकती हैं, वो अचीव करेगा। और फिर ये भी है, जब एक बंदा मल्टीटास्किंग करेगा, तो एक टास्क से दूसरे, जब वो मार्केटिंग कर रहा है, तो वहां पे प्लांट के ऊपर जो जो प्लांट है, जहाँ पे वो वीविंग होनी है, तो वहां पे कौन काम कर रहा है, कोई भी नहीं है। तो दरमियान का टाइम ऐसे ही जाया होगा। मार्केटिंग के बाद पब्लिक रिलेशनिंग, उसने फिर उसने जो रॉ मटेरियल है, वो भी एक ही बंदे ने खरीदना है, तो वो कभी बावलपुर जा रहा होगा, कभी कराची जा रहा होगा, कभी इस्लामाबाद, तो पीछे प्लांट का क्या होगा, प्लांट बंद रहेगा। तो इससे टाइम सेव होता है। अब आपने आपने एक दफा बिल्डिंग खड़ी कर ली, आपने प्लांट लगा लिया, लेकिन जब बंदा मल्टीटास्किंग करके अपना टाइम एक टास्क को दे रहा होगा, दूसरा टास्क सफर करेगा, तो जो प्लांट है इट विल सिट आइडल, प्लांट तो ऐसे ही बैठा रहेगा, खाली पड़ा रहेगा। जो बिल्डिंग आपने, जमीन आपने परचेज की, फिर बिल्डिंग खड़ी की प्लांट के लिए, वो भी जाए, ऐसे ही टाइम जाए होगा। तो इसकी वजह से जो पर यूनिट कास्ट है, वो कम हो जाएगी। सेकंड एस्पेक्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेने का, वो है मैनेजेरियल स्पेशलाइजेशन। अब आप देखिए, 10 बंदे आपके प्लांट पे काम करते हैं, और आपने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है। एक सुपरवाइजर क्या 10 बंदों को ही सुपरवाइज कर सकता है? आपने उसको तनख्वाह तो देनी ही देनी है एक महीने की, 10 बंदों को सुपरवाइज करने के लिए। अगर आप प्लांट साइज बढ़ाते हैं, प्लांट साइज बढ़ाने का मतलब है कि आप वर्कर ज्यादा हायर करते हैं, फिर आपको रॉ मटेरियल भी ज्यादा लेके आना पड़ेगा, वो तो है। लेकिन क्या आपको एक और सुपरवाइजर रखना पड़ेगा? पहले 10 के लिए एक था, तो अब 20 हो गए, तो 2 सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे आपको। क्या आप 20 के लिए एक और सुपरवाइजर रखा जाए, यानी जो अगले 10 सामने रखे हैं बंदे, एक ही बहुत है। तो जो मैनेजेरियल खर्चा है हमारा, मैनेजेरियल कॉस्ट है, वो कम नहीं हो जाएगी पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फिर इसी तरह जी, आप 30 के पर लिए यूनिट भी के हुई, लिए जो है ना, फिर इसी पर तरह यूनिट के लिए मैनेजर, कम हो जाएगा। 10 के लिए भी एक मैनेजर है, तो 20 के लिए भी, 30 के लिए भी, 40, 100 के लिए भी शायद एक ही मैनेजर से काम चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, सुपरविजन ऑफ मोर वर्कर्स बाय सेम स्टाफ। तो ऐसा पॉसिबल है, जब आप प्लांट साइज को, कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं, तो आप उसी सुपरविजन से या सुपरवाइजरी स्टाफ से ज्यादा बंदों को सुपरवाइज कर सकते हैं। और लेकिन आप स्पेशलिस्ट ऐड कर सकते हैं। पहले अगर दो एक ही बंदा 2-3 काम कर रहा था, तो अब आप क्या करेंगे, मार्केटिंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए, रॉ मटेरियल की सेल्स के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए आप अलहदा बंदे रख सकते हैं, ताकि हर बंदा अपने अपने टास्क पे काम करे। तो आपकी सुपरविजन भी बेहतर होगी, और फिर कास्ट तो कम होनी ही होनी है। इसी तरह से एफिशिएंट कैपिटल भी उस वक्त मुमकिन है, जब आपने प्रोडक्शन, आपके पास बंदे ही 5 हैं, तो आप कंप्यूटराइज्ड और जो हाईली, वो हाईटेक मशीनरी है, वो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर भी लें, तो 5 बंदों से ज्यादा आपने काम नहीं लेना, या आपने
5 सूट से ज्यादा आप अगर आउटपुट नहीं लेना चाहते तो फिर इतनी मशीनरी को लेने का फायदा। तो एफिशिएंट मशीनरी जो जो अप टू डेट है, जो कंप्रिहेंसिव है, वो उसी वक्त मुमकिन है जब आपका प्लांट साइज या आप एक बड़ी फार्म होंगे। तो आप अच्छी मशीनरी आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, उससे अच्छा काम भी ले सकते हैं। जब आपकी प्लांट साइज, आपकी फार्म साइज, आपकी आपकी स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर ज्यादा होगी तो आप एफिशिएंट कैपिटल, लोग भी इवन अगर आपकी फर्म अच्छी है, बड़ी है, तो आप अच्छे अच्छे लोग भी बाहर से ले आएंगे, हायर करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन और आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी। अदर फैक्टर्स में डिजाइन, डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप कॉस्ट्स, दे आर मिनिमाइज्ड। तो आपने एक कपड़ा, आपने एक सूट बनाना है तो उसके लिए भी आपने डिजाइनिंग करनी है। तो अगर आप उसी डिजाइन को यूटिलाइज करके 1000 सूट बना लें तो डिजाइनिंग का तो खर्चा एक ही दफा हुआ। अब 1000 सूट उसी डिजाइन पे अगर आप बना लें तो क्या होगा, कैसा है, खर्चा कम होगा कि नहीं होगा? डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप कास्ट वो सारी कम होंगी जैसे जैसे आप प्लांट साइज बढ़ाएंगे। अब आपने एक सूट के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है और 1000 के लिए करनी है तो कोई फर्क नहीं है, खर्चा एक पे भी उतना ही होना है, 1000 के लिए भी उतना ही होना है। तो एडवर्टाइजिंग कास्ट क्या होगा, वो डिक्लाइन करेंगी, लेकिन जो एक्सपर्टीज है वो इंप्रूव करेंगी। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है कि हर एडिशनल इनपुट से मिलने वाली जो आउटपुट है वो सेम रहती है। हम आगे चल के ग्राफ भी देखेंगे इसमें। तो ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब देखें, ये पहला रेंज जो है, जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं हमारी पर यूनिट कास्ट जो है वो कम हो रही है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके बाद Q1 से Q2 तक देखें, आउटपुट बढ़ रही है लेकिन पर यूनिट कास्ट जो है वो सेम है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। उसमें क्या होता है, आप अगर 1% इनपुट बढ़ाते हैं तो आपकी आउटपुट भी 1% बढ़ती है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जब आप इनपुट तो बढ़ाते हैं लेकिन आपकी जो पर यूनिट कास्ट है या आपकी जो आउटपुट है वो कम होना शुरू हो जाती है। आप देखें ना, एवरेज टोटल कास्ट का फार्मूला क्या है, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। इनपुट बढ़ाने से आउटपुट कम हो रही हो तो आपका एवरेज टोटल कास्ट बढ़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं कि बहुत ही बड़ा अगर आप फर्म साइज कर दें तो आपकी जो कास्ट है, पर यूनिट कास्ट कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्टेज को हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, तो मैंने आपको बता दी हैं। डिस इकोनॉमीज की पाकिस्तान की इकोनॉमी में से आपको भी मिल सकती हैं। ये पीआईए आपको पता है, वो उसकी जो पर यूनिट कास्ट है बहुत ज्यादा है। इसके रेलेवेंट है, उनके कंपेटिटर्स को देखें तो वो उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, उनकी पर यूनिट कास्ट और प्राइस वो कम है। इसी तरह से आप पाकिस्तान रेलवे को देखें तो उनकी कास्ट, पाकिस्तान स्टील की मैंने आपको बताया, पाकिस्तान स्टील में आप देखें तो उसमें भी ऐसा ही है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की भी रीजंस हैं कि डिस इकोनॉमीज एक खास साइज तक तो पर यूनिट कास्ट जो है वो कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आप जितना अब पाकिस्तान के अंदर सब्जी है तो सब्जी एक ही बंदा ग्रो करना शुरू कर दे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आ जाती हैं जब आप एक खास साइज से ज्यादा कर देंगे तो फिर आपको मसले फेस करने पड़ते हैं। जब फर्म साइज बहुत बड़ा हो जाए तो फिर क्या होता है, मसले क्या होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। इतने ज्यादा साइज को, प्लांट साइज को और इतनी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन करना, उनको उनको जो टास्क हैं उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो कोऑर्डिनेशन है उन तक जो मैनेजमेंट है वो क्या चाहती है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहती है, वो वर्कर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी मैनेजेरियल लेयर्स होती हैं, टॉप लेयर, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली। तो जो कमांड है वो ऊपर से नीचे आते आते बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैनेजर या मालिक क्या चाहता है और जो प्लांट मैनेजर है
वो क्या उनको कन्वे करता है वर्कर्स को, और वर्कर फिर कैसे उसको, तो इसके अंदर वर्कर्स अपने आप को जो मैनेजमेंट है उनसे अलहदा फील करते हैं। उनको वो कुछ छुट्टी कर ले, किसी को पता ही नहीं चलता जब बड़ी फर्म हो जाती है। कोई कोई 10 दिन छुट्टी पे रहे, फर्म इतनी बड़ी हो तो पता ही नहीं चलेगा। तनख्वाह वो ले रहा होगा, लेकिन उसका वर्क के साथ, एक्चुअल आउटपुट के साथ कोई लिंक नहीं होगा। तो वर्कर्स दे फील एलियनेटेड। वो कहते हैं खैर है, किसी को क्या पता चलना है। वो प्रॉक्सी लगवाएगा और वो तनख्वाह ले रहा होगा। शिरकिंग होगी, शिरकिंग क्या, आपस में लड़ेंगे। फिर ग्रुपिंग होगी। जब बहुत बड़ा फर्म साइज होगा तो आपको मैंने बताया पीआईए, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवे और बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उसमें इसी वजह से दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। अब पीटीसीएल देख ले, पीटीसीएल का भी पहले ऐसे हुआ था, उसको भी उन्होंने प्राइवेटाइज किया। तो उनका साइज, पीटीसीएल आपको पता है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती थी। तो पहले जब गवर्नमेंट के पास थी तो हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब चूंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हुआ है, तो उसकी जो जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी बेहतर हुई है। तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल क्या होगा? ये वो स्केल है जहां पे लोएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आर मिनिमाइज। तो ये वो लेवल है जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। तो आपको उस लेवल तक ऑपरेट करना चाहिए, एंड इट कैन डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। तो जैसे मैंने कहा सब्जियां अगर एक ही बंदा उगाना शुरू कर दे, तो ये ऐसा होता भी है कुछ सूरत हाल में, कुछ सिचुएशंस में। उसको हम बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली में क्या होता है कि अगर एक ही फर्म हो तो आपकी जो लॉन्ग रन कॉस्ट हैं वो दे कंटिन्यू टू रिड्यूस, दे कंटिन्यू टू गो डाउन। तो जब एक ही फर्म प्रोड्यूस करेगी, जैसे आपके सामने है हमारे वापडा। तो वापडा जितना ज्यादा एक्सपैंड करता है, उसकी पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी वो कम होगी। इसी तरह मोनोपलीज जहां पे भी हैं कि अगर वो और एक्सपैंड करती हैं तो उनकी पर यूनिट अगर कास्ट कम हो, तो ऐसी ऐसी फर्म को हम नेचुरल मोनोपोली कहते हैं।